नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे इजराइल, यूएई, बहरीन तीनों देशों और अब्राहम एक्कॉर्ड पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के दो देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम एक्कॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। अब्राहम एक्कॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है। ज्ञात हो कि 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा की गई थी। 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई समझौता और 11 सितंबर 2020 को बहरीन इजराइल समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी इस समझौते में शामिल होने की संकेत दिए हैं। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल बहरीन शांति समझौता क्या है। इस समझौते के अनुसार यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों में इजराइल में जोड़ने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री के अनुसार तीनों देशों द्वारा कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सहयोग प्रारंभ कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इस समझौते के माध्यम से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद, इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद में शांतिपूर्वक प्रार्थना करने का रास्ता साफ किया है। अब बात करते हैं इस समझौते के कारण का। इजराइल के साथ अरब देशों की बढ़ती नज़दीकी का एक बड़ा कारण ईरान से इन देशों की शत्रुता को भी माना जा रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में खाड़ी देशों और इजराइल के बीच संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला था। ध्यातव्य हो कि इसी माह सऊदी अरब ने यूएई और इजराइल के बीच विमान सेवाओं को अपने वायु क्षेत्र से हो जाने की अनुमति दी थी। इजराइल तथा अरब देशों के बीच इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। अब बात करते हैं अरब इजराइल विवाद पर। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से फ़लस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और 2 नवंबर 1917 को बल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को इस स्थान पर एक राष्ट्रीय घर, नेशनल होम देने का वचन दिया। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 181 के तहत फ़लस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित कर दिया गया तथा जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। इस विभाजन में पूर्व जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास और गाजा पट्टी का क्षेत्र मिस्र के पास चला गया। इसमें इजराइल की सेना से बचते हुए लगभग 7,60,000 फ़लस्तीनी शरणार्थियों ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी तथा अन्य अरब देशों जाकर शरण ली। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई, जिसके बाद लगभग 8 महीनों तक इजराइल और अरब देशों में युद्ध चला। वर्ष 1967 की प्रसिद्ध 6 डे वार के दौरान इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को परास्त कर पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1967 में अरब देशों ने खार्तम बैठक में 3 नकारात्मक सिद्धांत 3 नॉस का प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल के साथ कोई वार्ता नहीं और इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं का प्रावधान किया गया। हालांकि इस सिद्धांत से हटते हुए वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं इस समझौते के प्रभाव का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद है कि इस समझौते के माध्यम से एक राजनेता के रूप में ट्रंप की छवि मजबूत होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 2 माह से भी कम समय बचा हुआ है और अब तक चुनाव प्रचार में कोरोना वायरस, नस्लभेद और अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दे ही हावी रहे हैं, जबकि विदेश नीति की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता अरब क्षेत्र में सक्रिय युद्धों को नहीं समाप्त करेगा,
या दशकों से चली आ रही शत्रुता के बाद एक व्यापक अरब इजराइल मैत्री का मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को नई सुबह की शुरुआत बताई है। यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री को देश की स्थानीय राजनीति में अपनी छवि मजबूत करने में सहायता प्रदान कर सकता है। यूएई के विदेश मंत्री ने इस समझौते को क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि यह समझौता राजनीतिक लाभ की भावना से परे है और शांति के अलावा कोई भी विकल्प विनाश, गरीबी और मानव पीड़ा को भी बढ़ावा देगा। यह समझौता यूएई को अपनी रूढ़िवादी छवि से बाहर आने में सहायता करेगा। बहरीन के विदेश मंत्री ने इजराइल और बहरीन के बीच हुए समझौते को वास्तविक और स्थायी सुरक्षा तथा समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब बात करते हैं फ़लस्तीन की ओर से प्रतिक्रिया से। फ़लस्तीन की प्रतिक्रिया। फ़लस्तीन ने इस समझौते का विरोध किया है। बहरीन द्वारा इस समझौते की घोषणा के बाद फ़लस्तीनी नेतृत्व ने इसे वापस लेने की मांग की थी। इस समझौते के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार 86% फ़लस्तीनी लोगों ने यह मानना है कि यह समझौता इजराइल के हितों को पूरा करता है, फ़लस्तीन के नहीं। अब बात करते हैं इस समझौते में सऊदी अरब की भूमिका पर। विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी अरब की सहमति के बगैर बहरीन इस समझौते के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के दबाव के बावजूद वह इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल का संरक्षक होने की वजह से वह अभी इस समझौते में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि बहरीन को इजराइल के साथ समझौते की अनुमति देकर सऊदी अरब अमेरिकी राष्ट्रपति से अपने अच्छे संबंधों को बनाए रख सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बहरीन में उठे जन विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सऊदी अरब ने कुवैत और यूएई के साथ अपनी सेना भेजी थी। इसके साथ ही वर्ष 2018 में सऊदी अरब ने बहरीन को $10 बिलियन की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। अब बात करते हैं इस समझौते का भारत पर प्रभाव। हाल ही के वर्षों में भारत और खाड़ी के देशों के संबंधों में बहुत सुधार देखने को मिला है। साथ ही इजराइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने बड़ी साझेदारी की है। खाड़ी क्षेत्र के देश ऊर्जा और खनिज तेल और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा, जो कि भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र के देशों में भारत की राजनीतिक पकड़ और अधिक मजबूत होगी। अब बात करते हैं इस समझौते से उत्पन्न चुनौतियों पर। इस समझौते में फ़लस्तीन समस्या पर कोई बात नहीं की गई, जिससे भविष्य में फ़लस्तीन का संकट और भी बढ़ सकता है। इस समझौते पर इजराइल में व्यापक समर्थन देखने को मिला है, परंतु इजराइल में ऐसी चिंताएं बनी हुई हैं कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप बहरीन और यूएई के लिए अमेरिका से परिष्कृत हथियारों को खरीद संभव हो सकती है, जो क्षेत्र में इजराइल की सैन्य बढ़त को प्रभावित कर सकता है। इस बात का भी अनुमान है कि बहरीन और यूएई में इस समझौते को इजराइल की तरह व्यापक जन समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने इस समझौते के लिए अपने राज्य या सरकार के प्रमुखों को नहीं बल्कि विदेश मंत्रियों को भेजा था। बहरीन के शिया बाहुल्य विपक्षी समूह ने इस समझौते का विरोध किया है। गौरतलब है कि बहरीन में शिया मुसलमानों की आबादी अधिक है, परंतु बहरीन के वर्तमान राजा एक सुन्नी मुसलमान हैं। इस समझौते से अरब देशों की सकता है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। इस क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए शिया और सुन्नी तथा फारसियों, पर्शियन एवं अरब के बीच संतुलन को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा। हाल के वर्षों में अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक दबाव देखने को मिले हैं। वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश देशों ने खनिज तेल और इस्लामिक कट्टरपंथ से हटकर एक आधुनिक तथा प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया है। भारत को इस क्षेत्र के उभरते बाजार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।